हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। हम लोग रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल में भी हम लोग आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग इसके प्रकरण 1 को पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस क्लास को भी देख सकते हैं। इसके दूसरे प्रकरण को आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। प्रथम उत्थान का जो समय है शुक्ल जी ने जो माना है वो है संवत 1925 से 1950। तो ये समय आप लोग जरूर याद रखें, क्योंकि ये समय पेपर में पूछा जाता है। 1925 से 1950। प्रकरण 2 है गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। इसमें प्रकरण 2 में हम लोग देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके युग के जो लेखक थे उनका परिचय। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले जिनको शुक्ल जी ने रखा है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य कुल में भद्र शुक्ल 5 संवत 1907 को और मृत्यु 35 वर्ष की अवस्था में माघ कृष्ण 6 संवत 1941 को हुई थी। तो जन्म इनका कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था, भद्र शुक्ल 5 और संवत 1907 में। 35 वर्ष की अवस्था में ही इनकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु हुई थी संवत 1941 में। ये आप लोग इसमें याद रखेंगे। संवत 1922 में ये अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी गए। उसी यात्रा में उनका परिचय बंग देश की नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ। उन्होंने बंगला में नए ढंग के सामाजिक, देश देशांतर संबंधी, ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक, उपन्यास आदि देखे और हिंदी में वैसी पुस्तकों के अभाव का अनुभव किया। तो जब ये अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी गए तो वहां पर इन्होंने क्या देखा कि बंग देश की जो नई साहित्यिक कृतियां थी उनको देखा, जैसे कि जो नवीन नाटक और उपन्यास जो उस समय थे उनको देखा, और इन्होंने सोचा कि उस तरीके की जो कृतियां हैं वो हिंदी साहित्य में तो है ही नहीं। तो उनकी कमी का अनुभव जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हुआ। संवत 1925 में उन्होंने विद्या सुंदर नाटक, जो कि बंगला का नाटक है, बंगला से अनुवाद करके प्रकाशित किया। तो विद्या सुंदर संवत 1925 में अनुवाद करके प्रकाशित किया गया। इसका समय आप लोग याद रखेंगे। इसमें इस अनुवाद में ही उन्होंने हिंदी गद्य के बहुत ही सुडौल रूप का आभास दे दिया। आभास ये यानी कि बहुत ही परिष्कृत भाषा में विद्या सुंदर का अनुवाद जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। इसी वर्ष उन्होंने कवि वचन सुधा नाम की एक पत्रिका निकाली, जिसमें पहले पुराने कवियों की कविताएं छपा करती थी, पर पीछे गद्य लेख भी रहने लगे। तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को 3 पत्रिकाएं मिलेंगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुल 3 पत्रिकाएं जो है वो निकाली है, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी पत्रिका। तो तीनों पत्रिकाओं का परिचय जो है आगे मिलेगा, इनको आप लोग याद रखेंगे। जिसमें क्या है कि पहले पुराने कवियों की कविताएं छपा करती थी, लेकिन बाद में गद्य लेख भी निकलने लगे। संवत 1930 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली। तो ये हरिश्चंद्र मैगजीन जो है वो कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी। और ये कब निकली थी? 1930 में निकली थी, जिसका नाम 8 संख्याओं के उपरांत हरिश्चंद्रिका हो गया। यानी इसका 8 संख्याओं के उपरांत, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका के 8 संख्याओं के उपरांत इसका नाम जो है वो बदल दिया गया और क्या कर दिया गया? हरिश्चंद्रिका कर दिया गया। तो बदला हुआ नाम भी आप लोग याद रखेंगे इसका। हिंदी गद्य की ठीक परिष्कृत रूप पहले इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ था। तो हिंदी गद्य का जो परिष्कृत रूप है वो हरिश्चंद्रिका में ही पहले प्रकट हुआ था। फिर यहाँ से ये पंक्तियां जो है वो इंपॉर्टेंट हैं। जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठा पूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ। तो ये पंक्तियां देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर किस पत्रिका की बात जो है वो शुक्ल जी ने की है? तो हरिश्चंद्रिका की बात की गई है। भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना है। उन्होंने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट किया कि हिंदी नए चाल में ढली सन 1873। ये पॉइंट जो है ये पेपर में पूछा जा चुका है। इस हरिश्चंद्री हिंदी के आविर्भाव के साथ साथ नए लेखक भी तैयार होने लगे। चंद्रिका में भारतेंदु आप तो लिखते ही थे बहुत से और लेखक भी उन्होंने
उत्साह दे देकर तैयार कर लिए थे। यानी खुद उनके तो लेख निकलते ही थे चंद्रिका में, लेकिन उनके साथ साथ और भी बहुत से लेखक जिनको इन्होंने उत्साह देकर के उत्साहित करके तैयार किया था, उनके भी लेख इसमें निकलते थे। स्वर्गीय पंडित बद्रीनारायण चौधरी बाबू हरिश्चंद्र के संपादन कौशल की बड़ी प्रशंसा किया करते थे। बड़ी तेजी के साथ वे चंद्रिका के लिए लेख और नोट लिखते थे और मैटर को बड़े अच्छे ढंग से सजाते थे। कौन सजाता था? बद्रीनारायण चौधरी। तो यहाँ से पंक्ति इंपॉर्टेंट है। हिंदी गद्य साहित्य के इस आरंभ काल में ध्यान देने की बात है कि उस समय जो थोड़ी सी गिनती के लेखक थे उनमें विदग्धता और मौलिकता थी और उनकी हिंदी होती थी। यानी कि वो किसी प्रकार से फारसी के शब्द, संस्कृत के शब्द नहीं होते थे, वो हिंदी होती थी। वे अपनी भाषा की प्रगति को पहचानने वाले थे। बंगला, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी के अनुवाद का वह तूफान जो 25-30 वर्ष पीछे चला और जिसके कारण हिंदी का स्वरूप भी संकट में पड़ गया, उस समय नहीं था। तो उस समय जो हिंदी थी वो अपने मौलिक रूप में थी, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं थी, किसी भी भाषा के शब्द उसमें मिले हुए नहीं थे। लेकिन जो 25-30 वर्ष बाद जो अनुवाद होने लगे, उसमें हिंदी का स्वरूप जो है वो बिगड़ गया। उस समय ऐसे लेखक ना थे जो बंगला की पदावली और वाक्य ज्यों के त्यों रखते हो या अंग्रेजी वाक्य और मुहावरों का शब्द प्रतिशब्द अनुवाद करके हिंदी लिखने का दावा करते हो। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि उस समय यानी भारतेंदु के समय इस तरीके के लेखक जो थे वो बिल्कुल भी नहीं थे। उस समय हिंदी में ना दिग अशांति थी, ना कांदना, सिहरना और छल छल अश्रुपात, ना जीवन होड़ और कवि का संदेश था, ना भाग लेना और स्वार्थ लेना, ये सब कुछ भी नहीं था। मैगजीन में प्रकाशित हरिश्चंद्र का 5वें पैगंबर, मुंशी ज्वाला प्रसाद का कलिराज की सभा, बाबू तोताराम का अद्भुत अपूर्व स्वप्न, बाबू कार्तिक प्रसाद का रेल का विकट खेल आदि लेख बहुत दिनों बड़े चाव से पढ़ते थे। तो ये जो है ये आपको दे के पूछा जा सकता है कि ये जो है ये किस लेख जो है ये किस में निकलते थे। तो आप लोग याद रखेंगे कि ये हरिश्चंद्र मैगजीन में निकलते थे इनके लेख। संवत 1931 में भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा के लिए बाल बोधनी निकाली थी। इस प्रकार उन्होंने 3 पत्रिकाएं निकाली हैं। पहली कविवचन सुधा, दूसरी हरिश्चंद्र मैगजीन और तीसरी बाल बोधनी पत्रिका। और इस बाल बोधनी पत्रिका का समय आप लोग याद रखेंगे संवत 1931। और ये किससे संबंधित थी? तो ये स्त्री शिक्षा से संबंधित पत्रिका थी। ठीक है, तो इसका विषय भी आप लोग याद रखेंगे। कुल 3 पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निकाली हैं। इसके पहल संवत 1930 में उन्होंने अपना पहला मौलिक नाटक, यानी अभी तक तो वो अनुवाद ही कर रहे थे, पहला मौलिक नाटक उन्होंने संवत 1930 में निकाला। और वो कौन सा था? वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति नाम का प्रहसन लिखा। तो ये प्रहसन है, ये पूछा जा सकता है पेपर में, तो आप लोग याद रखेंगे वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति, ये प्रहसन, जिसमें धर्म और उपासना नाम से समाज में प्रचलित अनेक अनाचारों का जघन्य रूप दिखाते हुए उन्होंने राजा शिव प्रसाद को लक्ष्य करके खुशामदियों और केवल अपनी मान वृद्धि की फिक्र में रहने वालों पर छींटे छोड़े हैं। यानी कि इस नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राजा शिव प्रसाद पर तंज जो है वो कसा है, जो कि अंग्रेजों की खुशामद और अपनी मान वृद्धि की फिक्र में ही रहते थे। भारत के प्रेम में मतवाले, देश हित की चिंता में व्यग्र हरिश्चंद्र जी पर भारत की जो कुदृष्टि हो गई थी, उसके कारण बहुत कुछ राजा साहब ही समझे जाते थे। इसलिए उन्होंने तंज जो है वो कसा है वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति नाटक में। अपने गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान पहले नाटकों की ओर गया। अपनी नाटक नाम की पुस्तक में उन्होंने लिखा है, तो नाटक नाम की इनकी एक पुस्तक है, ये आप लोग याद रखेंगे। लिखा है कि हिंदी में, और ये निबंध है, हिंदी में मौलिक नाटक उनके पहले 2 ही लिखे गए थे। यानी उनके पहले, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के पहले हिंदी में मौलिक नाटक जो है वो 2 ही लिखे गए हैं। वो कौन कौन से हैं? महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन नाटक और बाबू गोपाल चंद्र का नहुष नाटक। बाबू गोपाल चंद्र हरिश्चंद्र जी के पिताजी, तो उनका नहुष नाटक। तो कह रहे हैं मेरे पहले 2 ही नाटक जो है वो लिखे गए हैं।
कहने की आवश्यकता नहीं कि ये दोनों ब्रज भाषा में थे, यानी आनंद रघुनंदन और नहुष नाटक जो है ये दोनों ही नाटक ब्रज भाषा में थे। अब भारतेंदु ने जिन नाटकों को लिखा है वो यहाँ पर नाटक दिए जाते हैं। ये मौलिक नाटक है और ये अनुवाद, जो अनुवाद करके लिखा है हरिश्चंद्र ने। वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती, चंद्रावली, विशेष विश्वौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी और सती प्रताप, जो कि अधूरा नाटक है। फिर जिन नाटकों का उन्होंने अनुवाद किया है उनको देख लेते हैं। विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धन विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, तो इतने नाटकों का भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनुवाद किया है। सत्य हरिश्चंद्र मौलिक समझा जाता है, पर हमने एक पुराना बंगला नाटक देखा है जिसका वह अनुवाद कहा जा सकता है। कहते हैं भारत जननी उनके एक मित्र का किया हुआ बंग भाषा में लिखित भारत माता का अनुवाद था, जिसे उन्होंने सुधारते सुधारते सारा फिर से लिख डाला था। तो यानी कि ये जो नाटक है ये इनके मित्र का था, उन्होंने सुधारते सुधारते उसको फिर से पूरा दोबारा से पूरा लिख डाला था। भारतेंदु के नाटकों में सबसे पहले ध्यान इस बात पर जाता है कि उन्होंने सामग्री जीवन के कई क्षेत्रों से ली है। अच्छा, इसमें आप लोग ये याद रखेंगे, ये पूछा जाता है पेपर में कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक कौन से हैं और अनुदित नाटक कौन से हैं, तो इनको आप लोग याद रखेंगे अलग अलग। सामग्री जो है वो जीवन के कई क्षेत्रों से ली है। चंद्रावली में प्रेम का आदर्श है। नील देवी पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक व्रत लेकर लिखा गया है। भारत दुर्दशा में देश दशा बहुत ही मनोरंजक ढंग से सामने लाई गई। तो इसमें जो नाटक उन्होंने लिखे हैं उसका विषय दिया हुआ है। विशेष विश्वौषधम में देसी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति दिखाने के लिए रचा गया है विशेष विश्वौषधम। तो इसका इनका विषय याद रखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि पेपर में नाटक दे दिया जाता है एक तरफ और एक तरफ उसका विषय दे दिया जाता है, मिलान वाले क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। प्रेम योगिनी में भारतेंदु ने वर्तमान पाखंड में धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण किया है, यही उसकी विशेषता है। फिर आगे है, नाटकों की रचना शैली में उन्होंने मध्य मार्ग का अवलंबन किया है। ना तो बंगला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली को एक बारगी छोड़ के अंग्रेजी नाटकों की नकल पर चले और ना प्राचीन नाट्य शास्त्र की जटिलता में अपने को फंसाया है। तो इन्होंने क्या किया है, इनकी जो नाटकों की रचना शैली है उसमें उन्होंने मध्य मार्ग का अनुसरण किया, यानी कि ना तो बंगला नाटकों का ही अनुकरण किया है, अंग्रेजी नाटकों की नकल की है, और ना ही इन्होंने प्राचीन जिस तरीके से प्राचीन नाटक जो है वो लिखे जाते थे उनकी जटिलता में ही ये फंसे हैं। तो इन्होंने मध्य मार्ग का अनुसरण जो है वो नाटकों की रचना में किया है। उनके बड़े नाटकों में प्रस्तावना बराबर रहती थी, पताका, स्थानक आदि का प्रयोग भी वे कहीं कहीं कर देते थे। यद्यपि सबसे अधिक रचना उन्होंने नाटकों की ही की, पर हिंदी साहित्य के सर्वतोन्मुखी विकास की ओर वे बराबर दग्धचित्र है। कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण आदि लिखकर उन्होंने इतिहास रचना का मार्ग दिखाया। तो ये इतिहास संबंधी जो है वो नाटक है इनके। अपने पिछले दिनों में ये उपन्यास लिखने की ओर प्रवृत्त हुए थे, पर चल बसे, तो वो उपन्यास नहीं लिख पाए। वे, यहाँ से पंक्ति इंपॉर्टेंट है, वे सिद्ध वाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। इससे एक हो तो उनकी लेखनी से श्रृंगार रस के ऐसे रसपूर्ण और मार्मिक कविता सवये निकले कि उनके जीवन काल में ही चारों ओर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने लगी, और दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरी हुई उनकी कविताएं चारों ओर देश के मंगल का मंत्र सा फूंकने लगी। तो ये पंक्ति जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। फिर आगे है, अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्माकर द्विज देव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, तो दूसरी ओर बंग देश के माइकेल और हेमचंद्र की श्रेणी में। तो ये पंक्ति जो है वो शुक्ल जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में कही है, ये और ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। एक ओर तो राधा कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए नई भक्तमाल गूंजते दिखाई देते हैं, तो दूसरी ओर मंदिरों के अधिकारियों और टीकाधारी भक्तों के चरित्र की हंसी उड़ाते और मंदिरों, स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते हैं।
प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। यानी प्राचीन और नवीन का अच्छा सामंजस्य किया है अपनी कला में, यानी अपनी रचना में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। साहित्य के एक नवीन युग के आदि प्रवर्तक के रूप में खड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया है कि नए या बाहरी भावों को पचाकर इस प्रकार मिलाना चाहिए कि अपने ही साहित्य के विकसित अंग से लगे। प्राचीन नवीन के उस संधि काल में जैसे शीतल कला का संचार अपेक्षित था, वैसे ही शीतल कला के साथ भारतेंदु का उदय हुआ, इसमें संदेह नहीं। तो कह रहे हैं कि नवीन और प्राचीन को अच्छे तरीके से मिला के पेश करना चाहिए, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही लेखकों और कवियों का एक खासा मंडल चारों ओर तैयार हो गया। अब उस मंडल में कौन कौन से लेखक थे ये यहाँ पर शुक्ल जी ने रखे हैं। उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बाबू तोताराम, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित केशव राम भट्ट, पंडित अंबिका दत्त व्यास, पंडित राधाचरण गोस्वामी इत्यादि कई प्रौढ़ और प्रतिभाशाली लेखकों ने हिंदी साहित्य के इस नूतन विकास में योग दिया है। तो ये भारतेंदु के सहयोगी लेखक, जो उनके समय के लेखक हैं। ये भारतेंदु का अस्त तो संवत 1941 में ही हो गया, पर उनका यह मंडल बहुत दिनों तक साहित्य निर्माण करता रहा। यानी वो तो 35 वर्ष की अवस्था में उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन ये लोग जो थे कि बहुत दिनों तक साहित्य की सेवा जो है वो करते रहे। अनेक प्रकार के गद्य, प्रबंध, नाटक, उपन्यास आदि इन लेखकों की लेखनी से निकलते रहे। जो मौलिकता इन लेखकों में थी वह द्वितीय उत्थान के लेखकों में ना दिखाई पड़ी। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो मौलिकता इन प्रथम उत्थान के लेखकों में दिखाई देती है, इसमें आप लोग गद्य के अंतर्गत देखेंगे शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान रखा है, द्वितीय उत्थान रखा है और तृतीय उत्थान रखा है। तो वही कह रहे हैं कि प्रथम उत्थान के लेखकों में जो मौलिकता मिलती है वो द्वितीय उत्थान के लेखकों में नहीं मिलती। भारतेंदु जी में हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं। उनकी भावावेश की शैली दूसरी है और तथ्य निरूपण की शैली। यानी एक भावावेश की शैली है और दूसरी है तथ्य निरूपण की शैली। भावावेश की भाषा में वाक्य प्राय वाक्य बहुत छोटे छोटे होते हैं। यानी भावावेश की जो शैली है उसमें जो वाक्य होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरस बोलचाल की होती है, जिसमें बहुत प्रचलित साधारण अरबी फारसी के शब्द भी कभी कभी बहुत कम आ जाते हैं। अब यहाँ पर चंद्रावली नाटिका जो है उनका नाटक, उसमें से कुछ अंश दिया जाता है। झूठे 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 ही नहीं विश्वासघातक, क्यों इतना छाती ठोक और हाथ उठा उठा कर लोगों को विश्वास दिया, आप ही सब मरते चाहे जहन्नुम में पड़ते। तो ये जो है चंद्रावली नाटिका का कुछ अंश जो है यहाँ पर शुक्ल जी ने दिया है। आप लोग इस बुक को मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर जाकर पढ़ सकते हैं। वहां पर मैंने इसकी पूरी बुक की पीडीएफ को शेयर कर दिया है, तो वहां से जाके आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। जहां चित्त की किसी स्थायी क्षोभ की व्यंजना है और चित्त के लिए कुछ अवकाश है, वहां की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर तथा वाक्य कुछ बड़े हैं पर अन्वय जटिल नहीं है। जैसे प्रेम योगिनी में सूत्रधार के इस भाषण में, अब यहाँ प्रेम योगिनी का कुछ अंश दिया गया है। क्या सारे संसार के लोग सुखी रहें और हम लोगों का परम बंधु, पिता, मित्र, पुत्र सब भावनाओं से पावित, प्रेम की एकमात्र पूर्ति, सौजन्य का एकमात्र पात्र, भारत का एकमात्र हित, हिंदी का एकमात्र जनक, भाषा नाटकों का एकमात्र जीवन दाता हरिश्चंद्र ही दुखी हो। तो ये प्रेम योगिनी का कुछ अंश दिया गया है। तथ्य निरूपण या वस्तु वर्णन के समय कभी कभी उनकी भाषा में संस्कृत पदावली का कुछ अधिक समावेश होता है। यानी तथ्य निरूपण और वस्तु वर्णन में कभी कभी जो क्या है संस्कृत पदावली का कुछ अधिक समावेश जो है वो हो जाता है। इसका सबसे बढ़ा चढ़ा उदाहरण नील देवी की वक्तव्य में मिलता है। यहाँ पर नील देवी का कुछ अंश दिया गया है। आज बड़ा दिन है, क्रिस्तान लोगों को इससे बढ़कर कोई आनंद का दिन नहीं है, किंतु मुझको आज उल्टा और दुख है। इसका कारण मनुष्य स्वभाव सुलभ ईर्ष्या मात्र है। मैं कोई सिद्ध नहीं कि राग द्वेष से विहीन हूं। जब मुझे अंग्रेज रमणी लोग भेद सिंचित केश राशि कृत्रिम कुंतल जूट मिथ्या रत्नाभरण विविध वर्ण वसन से भूषित क्षीण कटी देश कसे कसे निज निज पति गण के साथ प्रसन्न वदन इधर से उधर फरकल
की पुतली की भांति फिरती हुई दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे संस्कृत शब्दों का जो है वो पदावली का प्रयोग किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। पर यह भारतेंदु की असली भाषा नहीं, उनकी असली भाषा का रूप पहले दो अवतरणों में ही समझना चाहिए, यानी कि जो चंद्रावली नाटिका का जो दिया था वो और प्रेम योगिनी, इन दो की जो भाषा है वो असली भाषा है, शुक्ल जी ऐसा बता रहे हैं। फिर यहां से ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, भाषा चाहे जिस ढंग की हो उनकी वाक्य का अन्वय सरल होता है, उसमें जटिलता नहीं होती, उनके लेखों में भावों की मार्मिकता पाई जाती है, वाग वैचित्र या चमत्कार की प्रवृत्ति नहीं। यह स्मरण रखना चाहिए कि अपने समय के सब लेखकों में भारतेंदु की भाषा साफ सुथरी और व्यवस्थित होती थी, उसमें शब्दों के रूप भी एक प्रणाली पर मिलते हैं और वाक्य भी सुसंबद्ध पाए जाते हैं। प्रेमघन आदि और लेखकों की भाषा हम क्रमशः उन्नति और सुधार पाते हैं, यानी कि प्रेमघन आदि जो लेखक है उनकी भाषा में हम क्रमशः उन्नति और सुधार ही पाते हैं। संवत 1938 की आनंद कदम्बिनी का कोई लेख लेकर 10 वर्ष पश्चात किसी लेख में मिलान किया जाए तो बहुत अंतर दिखाई पड़ेगा, यानी कि इस समय आनंद कदम्बिनी का कोई लेख उठाकर और उसके 10 वर्ष का बाद को कोई लेख उठाकर मिला लिया जाए तो बहुत अंतर जो है वो दिखाई पड़ेगा भाषा में। भारतेंदु के लेखों में इतना अंतर नहीं पाया जाता, इच्छा किया, आज्ञा किया, व्याकरण विशुद्ध प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिलते हैं, या व्याकरण के दोष जो है कुछ मिलते हैं। फिर दूसरे जो लेखक आते हैं वो है प्रताप नारायण मिश्र। इनके पिता उन्नाव से आकर कानपुर में बस गए थे, जहां प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म संवत 1913 और मृत्यु संवत 1951 में हुई। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? कानपुर में हुआ। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कानपुर में हुआ। ये इतने मनमौजी थे कि आधुनिक सभ्यता और शिष्टता की कम परवाह करते थे, कभी लावनी बाजों में जाकर शामिल हो जाते थे, कभी मेलों और तमाशों में बंद इक्के पर बैठ जाते दिखाई पड़ते थे। प्रताप नारायण मिश्र यद्यपि लेखन कला में भारतेंदु को ही आदर्श मानते थे। तो प्रताप नारायण मिश्र अपना आदर्श किसको मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को आदर्श मानते थे। पर उनकी शैली में भारतेंदु की शैली से बहुत कुछ विभिन्नता भी लक्षित होती है। प्रताप नारायण जी में विनोद प्रियता विशेष थी, इससे उनकी वाणी में व्यंग्यपूर्ण वक्रता की मात्रा प्रायः रहती है। इसके लिए वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारी की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। तो ये जो पंक्तियां हैं ये पेपर में पूछी जा चुकी है, इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, और ये पॉइंट ये सब पेपर में आ चुके हैं। कैसा ही विषय हो पर उसमें विनोद और मनोरंजन की सामग्री ढूंढ लेते थे। लेख हर तरह के निकलते थे, देश दशा, समाज सुधार, नागरिक हिंदी प्रचार, साधारण मनोरंजन आदि सब विषयों पर मिश्र जी की लेखनी चलती थी। शीर्षकों के नामों से विषयों की अनेक रूपता का पता चलेगा, जैसे यहाँ पर इनके कुछ निबंध दिए जाते हैं। घूरे का लत्ता बिने, कनातन का डौल बांधे, समझदार की मौत, बात, मनोयोग, वृद्ध भाव। तो ये जो है ये इनके कुछ निबंध जो है वो दिए गए हैं। यद्यपि उनकी प्रवृत्ति हास्य विनोद की ओर अधिक रहती थी, पर जब कभी कुछ गंभीर विषयों पर वे लिखते तब संयत और साधु भाषा का व्यवहार करते थे, यानी कि ऐसे तो जब वो साधारण लिखते थे तो हास्य विनोद की भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन जब कुछ गंभीर विषयों पर लिखते थे तो उनकी भाषा जो है वो संयत और साधु भाषा हो जाती थी। यहाँ पर इनके कुछ लिखावट का नमूना जो है वो दिया जाता है। इसे यहाँ पर दिया है, समझदार की मौत। सच है सबते भले हैं मूड जिन्हें न व्यापे जगत गति, मजे से पराई जमा गपक बैठना, खुशामदियों से गप मारा करना, जो कोई तिथि त्योहार आ पड़े तो गंगा में वदन धो आना, यानी कि नहाए आना जाके, गंगा पुत्र को 4 पैसे देकर सेत मेत में धर्म मूर्त धर्म अवतार का खिताब पाना, संसार परमार्थ दोनों तो बन गए, अब काहे की है और काहे की ठैक है। तो ये यहाँ कुछ उनकी भाषा का अंश दिया गया है। यहाँ पर वो मनोयोग जो निबंध है उसका अंश कुछ दिया जाता है। शरीर के द्वारा जितने काम किए जाते हैं उन सब में मन का लगाव अवश्य रहता है। जिनमें मन प्रसन्न रहता है वही उन्मत्तता के साथ होते हैं, और जो उसकी इच्छा के अनुकूल नहीं होते वह वास्तव में चाहे अच्छे कार्य भी हो किंतु भले प्रकार पूर्ण रूप से संपादित नहीं होते। तो ये मनोयोग का कुछ अंश
भाषा को कुछ अंश जो है यहाँ पर दिया गया है। फिर आगे है, प्रताप नारायण मिश्र जी ने फुटकल गद्य प्रबंधों के अतिरिक्त कई नाटक भी लिखे हैं। कली कौतुक, ये नाटक है प्रताप नारायण मिश्र का। कली कौतिक रूपण, रूपक में पाखंडियों और दुराचारियों का चित्र खींचकर उनसे सावधान न रहने का संकेत किया गया है। खींचकर उनसे सावधान रहने का संकेत किया गया है। संगीत शकुंतला, संगीत शकुंतल लावनी के ढंग पर गाने योग्य खड़ी बोली में पद्यबद्ध शकुंतला नाटक है। कली कौतुक और संगीत शाकुंतल, ये दो नाटक जो हैं वो लिखे हैं प्रताप नारायण मिश्र ने। भारतेंदु के अनुकरण पर मिश्र जी ने भारत दुर्दशा, यानी कि एक तो भारतेंदु ने भारत दुर्दशा लिखा, दूसरा भारत दुर्दशा लिखा प्रताप नारायण मिश्र ने। तो उन्होंने भारतेंदु के अनुकरण और भारत दुर्दशा नामक नाटक भी लिखा था। हटी हमीर, रणथंभौर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का व्रत लेकर लिखा गया है। वो संकट नाटक और कली प्रभाव नाटक के अतिरिक्त जुआरी कुआरी नाम का उनका एक प्रहसन भी है। तो आप लोग इनके नाटकों को याद रखेंगे। कली कौतुक, रूपक, संगीत शकुंतल, भारत दुर्दशा, हटी हमीर, वो संकट नाटक और कली प्रभाव और जुआरी कुआरी जो कि एक प्रहसन है। तो ये नाटक प्रताप नारायण मिश्र के हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। फिर तीसरे जो लेखक आते हैं वो है बालकृष्ण भट्ट। भट्ट जी का जन्म प्रयाग में संवत 1901 में और परलोकवास संवत 1971 में हुआ। ये प्रयाग के कायस्थ पाठशाला कॉलेज में संस्कृत के अध्यापक थे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग में हुआ था, संवत 1901 में हुआ था। परलोकवास संवत 1971 में हुआ। तो इतनी चीजें आप लोग इनके बारे में याद रखेंगे। उन्होंने संवत 1933 में अपना हिंदी प्रदीप गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए ही निकाला था। तो हिंदी प्रदीप जो पत्र है ये बालकृष्ण भट्ट ने निकाला संवत 1933 में। तो गद्य साहित्य के लिए ही इन्होंने ये पत्र जो है वो निकाला था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका पत्र है, पेपर में पूछा जाता है। सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, नैतिक सब प्रकार के छोटे छोटे गद्य प्रबंध ये अपने पत्र में 30 वर्ष तक निकालते रहे। मिश्र जी के समान भट्ट जी भी स्थान स्थान पर कहावतों का प्रयोग करते थे, पर उनका झुकाव मुहावरों की ओर कुछ अधिक रहा है। व्यंग्य और वक्रता उनके लेखों में भी भरी रहती है और वाक्य भी कुछ बड़े बड़े होते हैं कि खड़ी बोली के आदर्श का निर्वाह भट्ट जी ने कभी नहीं किया। पूर्वी प्रयोग बराबर मिलते हैं। समझा बुझा कर के स्थान पर समझाए बुझाए वे प्रायः लिख जाते थे, यानी खड़ी बोली के जो आदर्श है उसका निर्वाह भट्ट जी ने नहीं किया और पूर्वी प्रयोग उनकी भाषा में बराबर मिलते रहे हैं। उनके लिखने के ढंग से यह जान पड़ता है कि वे अंग्रेजी पढ़े लिखे नव शिक्षित लोगों को हिंदी की ओर आकर्षित करने के लिए लिख रहे हैं। स्थान स्थान पर ब्रैकेट में घिरे एजुकेशन इत्यादि अंग्रेजी शब्द जो है वो पाए जाते हैं। इसी प्रकार फारसी, अरबी के लफ्ज ही नहीं बड़े बड़े फिक्रे तक भट्ट जी अपनी मौज में आकर रखा करते थे। इस प्रकार उनकी शैली में एक निरालापन झलकता है। प्रताप नारायण के हास्य विनोद से भट्ट जी के हास्य विनोद में यह विशेषता है कि वह कुछ चिड़चिड़ाहट लिए रहता था। पद विन्यास भी कभी उनका बहुत कुछ चोखा और अनूठा होता था। अनेक प्रकार के गद्य प्रबंध भट्ट जी ने लिखे हैं, पर सब छोटे छोटे लिखे हैं, यानी कि अनेक प्रकार के गद्य प्रबंध जो है वो भट्ट जी ने भी लिखे हैं, लेकिन उनके जो गद्य प्रबंध है वो छोटे छोटे हैं। वे बराबर कहा करते थे कि ना जाने कैसे लोग बड़े बड़े लेख लिख डालते हैं। मुहावरों की सूझ उनकी बहुत अच्छी थी। आंख, कान, नाक आदि शीर्षक देकर उन्होंने कई लेखों में बहुत बड़े ढंग के साथ मुहावरों की जड़ी बांध दी है। तो पेपर में एक प्रश्न पूछा गया था कि आंख, कान, नाक आदि विषयों को लेकर निबंध किसने लिखा है? तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। एक बार वे मेरे घर पधारे थे। मेरा छोटा भाई आंखों पर हाथ रखे उन्हें दिखाई पड़ा। उन्होंने पूछा, भैया आंख में क्या हुआ? उत्तर मिला, आंख आई है। ये चट बोल उठे, भैया यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। अनेक विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के अतिरिक्त हिंदी प्रदीप द्वारा भट्ट जी संस्कृत साहित्य और संस्कृत कवियों का परिचय भी अपने पाठकों
को समय समय पर कराते रहे। तो यानी हिंदी प्रदीप में गद्य प्रबंध के अलावा जो है वो संस्कृत साहित्य से संबंधित लेख निकलते थे और संस्कृत की कवियों का परिचय भी जो अपने पाठकों को हिंदी प्रदीप के द्वारा बालकृष्ण भट्ट जो है वो बराबर कराते रहे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया था। तो ये प्रश्न जो है ये पेपर में 2 बार पूछा जा चुका है, इसको आप लोग याद रखेंगे कि शुक्ल जी ने प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन कहा है और बालकृष्ण भट्ट को स्टील, ये आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर इनकी लिखावट का नमूना दिया जा रहा है, कल्पना की यहाँ पर भाषा दी गई है। यावत मिथ्या और दरोग की किब लेगा, इस कल्पना पिशाचनी का कहीं और छोर किसी ने पाया है। तो ये जो है इसका अंश, कल्पना का अंश कुछ दिया गया। फिर यहाँ पर आत्मनिर्भरता की भाषा यहाँ पर दिखाई है शुक्ल जी ने। इधर 50-60 वर्षों से अंग्रेजी राज्य के अमन चैन का फायदा पाए हमारे देश वाले किसी की भलाई की ओर नहीं झुके, वरन 10 वर्ष की गुड़ियों का ब्याह कर पहले से ही ड्योढ़ी दूनी सृष्टि अलबत्ता बढ़ाने लगे। तो किस प्रकार से पूर्वी शब्द जो है वो रखे हैं बालकृष्ण भट्ट ने अपनी रचना में, ये हम लोग देख सकते हैं। निबंधों के अतिरिक्त भट्ट जी ने कई छोटे मोटे नाटक भी लिखे हैं जो क्रमशः उनके हिंदी प्रदीप में छपे हैं, जिसमें नाटक है इनके कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह नाटक, चंद्रसेन नाटक। तो इतने नाटक जो है वो किसमें निकले हैं, हिंदी प्रदीप में ही निकले हैं। उन्होंने माइकल मधुसूदन दत्त के पद्मावती और शर्मिष्ठा नामक बंग भाषा के 2 नाटकों का अनुवाद भी निकाले थे। तो पद्मावती और शर्मिष्ठा जो है वो ये माइकल मधुसूदन दत्त के नाटक है। संवत 1943 में भट्ट जी ने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना भी की और पत्रों में उनकी प्रशंसा देख कर की थी। तो जब लाला श्रीनिवास दास की प्रशंसा पत्रों में निकल रही थी तो उसको देखकर इन्होंने समालोचना की उस नाटक की, संवत 1943 में। उसी वर्ष उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी ने बहुत ही विस्तृत समालोचना अपनी पत्रिका में निकाली थी। यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने भी संयोगिता स्वयंवर की समालोचना की और बद्रीनारायण चौधरी ने भी विस्तृत समालोचना अपनी आनंद कदामिनी में निकाली थी। इसी दृष्टि से सम्यक आलोचना का हिंदी सूत्रपात करने वाले इन्हीं 2 लेखों को समझना चाहिए। तो ये पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी में समालोचना का सूत्रपात करने वाले कौन से 2 लेखक हैं, तो बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी। शुक्ल जी ने इनको हिंदी में समालोचना का सूत्रपात करने वाले लेखक माना है। फिर चौथे लेखक जो आते हैं वो हैं उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी। चौधरी जी का जन्म मिर्जापुर के एक अभिजात ब्राह्मण वंश में भद्र कृष्ण 6 संवत 1912 को और मृत्यु फाल्गुन शुक्ल 14 संवत 1979 को हुई। उनकी हर एक बात से रईसी टपकती थी। बातचीत का ढंग उनका बहुत ही निराला और अनूठा था। कभी कभी बहुत ही सुंदर वक्रतापूर्ण वाक्य उनके मुंह से निकलते थे। लेखन कला के उनके सिद्धांत के कारण उनके लेखों में यह विशेषता नहीं पाई जाती। ये भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में थे और वेश भी उन्हीं का सा रखते थे। यानी बद्रीनारायण चौधरी जो थे भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में थे। उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन की शैली सबसे विलक्षण थी। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे और कभी कभी ऐसे पेचीले मजमून बांधते कि पाठक एक 1.5 कॉलम के लंबे वाक्य में उलझा रह जाता। अनुप्रास और अनूठे पद विन्यास की ओर भी उनका ध्यान रहता था। किसी बात को साधारण ढंग से कह जाने को ही वे लिखना नहीं कहते थे। वे कोई लेख लिखकर जब तक कई बार उसका परिष्कार और मार्जन नहीं कर लेते तब तक छपने नहीं देते थे। यानी कि ये पहले लिखते थे, उसके बाद में उसका परिष्कार यानी उसमें जो त्रुटियां होती थी उसका बदलाव भी करते थे, तब छपने के लिए उसको देते थे। भारतेंदु के वे घनिष्ठ मित्र थे पर उनके लिखने में उनके उतावलेपन की शिकायत अक्सर किया करते थे। यानी भारतेंदु के लिखने में जो उतावलापन है उसकी शिकायत वो अक्सर उनसे करते थे। वे कहते थे कि
बाबू हरिश्चंद्र अपनी उमंग में जो कुछ लिख जाते हैं उसे यदि एक बार और देखकर परिमार्जित कर लिया करते तो वे और भी सुडौल और सुंदर हो जाता। एक बार उन्होंने मुझे कांग्रेस के दो दल हो जाने पर एक नाटक लिखने को कहा, यानी शुक्ल जी से बद्रीनाथ चौधरी ने एक नाटक लिखने को कहा। और किस पे? कांग्रेस के दो दल हो गए थे उस पर। मैंने जब लिख कर दिया तब उसके वाक्य को पढ़कर ये कहने लगे, इसे यूं कर दीजिए। दोनों दलों की दलादली में दलपति का विचार भी दलदल में फंसा रहा। भाषा अनुप्रासमयी और चुहचुहाती हुई होने पर भी उनका पद विन्यास व्यर्थ के आडंबर के रूप में नहीं होता था। उनके लेख अर्थगर्भित और सूक्ष्म विचारपूर्ण होते थे। लखनऊ की उर्दू का जो आदर्श था वही उनकी हिंदी का था, यानी लखनऊ की जो उर्दू का आदर्श था वही उनकी हिंदी भाषा का भी था। उसी आदर्श पर ये अपनी रचनाएं जो है वो लिखा करते थे। चौधरी साहब ने कई नाटक लिखे। भारत सौभाग्य कांग्रेस के अवसर पर खेले जाने के लिए सन 1888 में लिखा गया था। भारत सौभाग्य चौधरी साहब का नाटक है और 1888 में खेले जाने के लिए लिखा गया था। यह नाटक विलक्षण है। पात्र इतने अधिक और इतने प्रकार के हैं कि अभिनय दुस्साध्य ही समझिए। तो ये पंक्ति देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि किस नाटक के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है, तो भारत सौभाग्य नाटक के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है। भाषा भी रंग बिरंगी है। पात्रों के अनुरूप उर्दू, मारवाड़ी, बैसवाड़ी, भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, बंगाली सब कुछ मिलेगी। नाटक की कथा वस्तु है एक बदल हिंदी की प्रेरणा से सन 1857 का गदर, अंग्रेजों के अधिकार की पुनः प्रतिष्ठा और नेशनल कांग्रेस की स्थापना। तो ये तो है कथा वस्तु इनके भारत सौभाग्य नाटक की। नाटक के आरंभ के दृश्य में लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का भारत से प्रस्थान, भारतेंदु के पैर धन विदेश चली जाती, यह अति ख्वारी से अधिक काव्योचित और मार्मिक है। ये भारत दुर्दशा नाटक की पंक्ति है। प्रयाग रामागमन, यानी उसके अतिरिक्त इनका एक और नाटक आया, प्रयाग रामागमन। नाटक में राम का भारद्वाज आश्रम में पहुंचकर आतिथ्य ग्रहण है, यानी इसका विषय है राम का भारद्वाज आश्रम में पहुंचकर आतिथ्य ग्रहण है। इसमें सीता की भाषा जो है वो ब्रज रखी गई है। वीरांगना रहस्य महानाटक, तो इनका प्रयाग रामागमन के अतिरिक्त वीरांगना रहस्य महानाटक ये भी एक नाटक हुआ। तो इनके तीन नाटक हम लोगों ने देखे, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन और वीरांगना रहस्य महानाटक अथवा वैश्या विनोद महानाटक, यानी ये इसका दूसरा नाम जो है यहाँ पर दिया हुआ है। दुर्व्यसन ग्रस्त राम समाज का चित्र खींचने के लिए उन्होंने संवत 1943 से ही उठाया और थोड़ा थोड़ा करके समय समय पर अपने आनंद कदामनी में निकालते रहे, पर पूरा ना कर सके। तो यानी कि वीरांगना रहस्य महानाटक जो है इसको वो थोड़ा थोड़ा करके अपनी आनंद कदामनी जो इनकी पत्रिका है उसमें निकालते रहे, लेकिन इस नाटक को पूरा नहीं कर सके। इसमें जगह जगह श्रृंगार रस के श्लोक, कवित्व, सवैये, गजल, शेर इत्यादि रखे गए हैं। विनोदपूर्ण प्रहसन तो अनेक प्रकार के ये अपनी पत्रिका में बराबर निकालते रहे। सच पूछिए तो आनंद कदामनी प्रेम घन जी ने अपने ही उमड़ते हुए विचारों और भावों को अंकित करने के लिए निकाली थी और लोगों के लेख उसमें नहीं के बराबर रहा करते थे, यानी अपने ही विचारों और भावों को उसमें प्रकट करते थे, लोगों के लेख जो है वो कम रहते थे उसमें। पर भारतेंदु जी ने एक बार उनसे कहा था, इस पर भारतेंदु जी ने उनसे एक बार कहा था कि जनाब यह किताब नहीं कि जो आप अकेले ही हर काम फरमाया करते हैं, बल्कि अखबार है जिसमें अनेक जनलिखित लेख होना आवश्यक है और यह भी जरूरत नहीं कि सब एक तरह के लिखाड़ हो। तो कह रहे हैं कि आप अकेले ही अपने लेख निकालते हैं, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये अखबार है, इसमें सबके लेख जो है होने चाहिए, अलग अलग लेख होने चाहिए। अपनी पत्रिका में किस शैली की भाषा लेकर चौधरी साहब मैदान में आए, इसे दिखाने के लिए हम उसके प्रारंभ काल सम्मत 1938 की एक संख्या से कुछ अंश जो है वो नीचे दे रहे हैं। परिपूर्ण पावस की यहाँ पर भाषा दी हुई है। जैसे किसी देशाधीश के प्राप्त होने से देश का रंग ढंग बदल जाता है और तद्रुप पावस के आगमन से इस सारे संसार ने भी दूसरा रंग पकड़ा। भूमि हरी भरी होकर नाना प्रकार की घासों सुशोभित भई, मानो मारे मोद के रोमांच की अवस्था को प्राप्त भई।
तो ये थी परिपूर्ण पावस की भाषा। कादम्बनी में समाचार तक कभी कभी बड़ी रंगीन भाषा में लिख जाते थे। संवत 1942 की एक संख्या का स्थानिक संवाद, यानी समाचार की जो भाषा क्या रखते थे चौधरी जी, उसका यहाँ पर कुछ अंश दिया है। दिव्य देवी श्री महारानी बड़हर लाख झंझट झेल और चिरकाल पर्यंत बड़े बड़े उद्योग और मेल से दुख के दिन सकेल, अचल कोट का पहाड़ ढकेल, फिर गद्दी पर बैठ गई। तो ये तो इनकी भाषा का कुछ अंश जो है वो समाचार की यहाँ पर दिया गया है। पीछे जो उनका साप्ताहिक पत्र नागरी नीरद निकला, तो यानी आनंद आनंद कदामनी के अतिरिक्त एक और पत्र निकाला था जो कि साप्ताहिक पत्र था नागरी नीरद। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। उसके शीर्षक भी वर्षा के खासे रूपक हुए, यानी उसमें जो नागरी नीरद में जो शीर्षक हुए वो भी वर्षा के खासे रूपक थे। अब यहाँ पर जो शीर्षक रखे थे उन्होंने उसका नाम यहाँ पर दिया है शुक्ल जी ने। संपादकीय सम्मति समीर, प्रेरित कलापिक कलरव, हास्य हरित हरितांकुर, वृत्तव कुला कावली, काव्यमृत वर्षा, विज्ञापन वीर बहुटियां, नियम निर्घोष। तो ये जो शीर्षक है जो कि वो नागरी नीरद में रखते थे। समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया। ये कथन जो है ये इंपॉर्टेंट है। समालोच्य पुस्तक के विषयों का अच्छी तरह विवेचन करके उनके गुण दोष की विस्तृत निरूपण की चाल उन्होंने चलाई। बाबू गदाधर सिंह ने बंग विजेता का जो अनुवाद किया था उसकी आलोचना कादम्बनी में 5 पृष्ठों में हुई थी। तो उन्होंने 5 पृष्ठों में जो है वो बंग विजेता अनुवाद की आलोचना की है चौधरी जी ने। लाला श्रीनिवास दास जी के संयुक्ता स्वयंवर की बड़ी विस्तृत और कठोर समालोचना चौधरी जी ने कादम्बनी के 21 पृष्ठों में निकाली है। उसका कुछ अंश, कुछ नमूना नीचे जो है यहाँ पर दिया गया है। यद्यपि इस पुस्तक की समालोचना करने के पूर्व इसके समालोचकों की समालोचनाओं की समालोचना करने की आवश्यकता जान पड़ती है, क्योंकि जब हम इस नाटक की समालोचना अपने बहुतेरे सहयोगी और मित्रों को करते देखते हैं तो अपनी ओर से जहां तक खुशामद और चापलूसी का कोई दर्जा पाते हैं, शेष छोड़ते नहीं दिखाते। यहाँ पर ये जिस प्रकार से उन्होंने समालोचना की उसकी भाषा यहाँ पर शुक्ल जी ने रखी है। फिर 5वें नंबर के लेखक जो आते हैं वो हैं लाला श्रीनिवास दास। इनके पिता लाला मंगली लाल मथुरा के प्रसिद्ध सेठ लक्ष्मी चंद्र के मुनीम के मैनेजर थे जो दिल्ली में रहा करते थे। वहां श्रीनिवास दास जी का जन्म संवत 1908 और मृत्यु संवत 1944 में हुई। तो लाला श्रीनिवास दास जी का जन्म कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ और संवत 1908 में हुआ और मृत्यु संवत 1944 में हुई। भारतीय हिंदू के समसामयिक लेखकों में उनका भी एक विशेष स्थान था। उन्होंने कई नाटक लिखे हैं। प्रहलाद चरित 11 दृश्यों का एक बड़ा नाटक है। तो प्रहलाद चरित में 11 दृश्य हैं और उसके संवाद आदि रोचक नहीं, भाषा भी अच्छी नहीं है। तप्ता संवरण नाटक तप्ता संवरण सन 1874 के हरिश्चंद्र मैगजीन में छपा था। तो इसका आप लोग याद रखेंगे कि हरिश्चंद्र मैगजीन में जो है ये नाटक निकला था। पीछे सन 1883 में पुस्तककार प्रकाशित हुआ। इसमें तप्ता और संवरण की पौराणिक प्रेम कथा है। संवरण ने तप्ता के ध्यान में लीन रहने के कारण गौतम मुनि को प्रणाम नहीं किया। इस पर उन्होंने शाप दिया कि जिसके ध्यान में तुम मग्न हो वह तुम्हें भूल जाए। फिर सदैव होकर शाप का यह परिहार उन्होंने बताया कि अंग स्पर्श होते ही उसे तुम्हारा स्मरण हो जाएगा। तो ये जो है ये तप्ता संवरण में ये कहानी जो है वो दी हुई है। इसी पर आधारित है ये तप्ता संवरण। लाला जी के रणधीर और प्रेम मोहिनी नाटक की उस समय बहुत अधिक चर्चा हुई थी। पहले यह नाटक संवत 1954 में प्रकाशित हुआ था और इसके साथ ही इसकी एक भूमिका थी जिसमें नाटकों के संबंध में कई बातें अंग्रेजी नाटकों पर दृष्टि रखकर लिखी गई थी। यह स्पष्ट जान पड़ता है कि यह नाटक उन्होंने अंग्रेजी नाटकों के ढंग पर लिखा था। यानी रणधीर और प्रेम मोहिनी जो नाटक है उसको शुक्ल जी कह रहे हैं कि ये नाटक जो है उन्होंने अंग्रेजी ढंग पर लिखा था। रणधीर और प्रेम मोहिनी नाम ही रोमियो एंड जूलियट की ओर ध्यान ले जाता है। कथा वस्तु भी इनकी सामान्य प्रथा अनुसार पौराणिक ऐतिहासिक न होकर कल्पित है।
पर यह वस्तु कल्पना मध्य युग के राजकुमार राजकुमारियों के क्षेत्र के भीतर ही हुई है। पाटन का राजकुमार और सूरत की राजकुमारी, ये दो पात्र जो है रणधीर और प्रेम मोहिनी में आते हैं। परिदृश्यों में देश कालानुसार सामाजिक परिस्थितियों का ध्यान नहीं रखा गया है। कुछ दृश्य तो आजकल का समाज सामने लाता है और कुछ मध्य युग का और कुछ उस प्राचीन काल का जब स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी। पात्रों के अनुरूप भाषा रखने के प्रयत्न में मुंशी जी की भाषा इतनी घोर उर्दू कर दी गई है कि केवल हिंदी पढ़ा व्यक्ति एक पंक्ति भी नहीं समझ सकता। कहाँ स्वयंवर, कहाँ ये मुंशी जी। तो उसकी भाषा जो है वो खासी उर्दू की रखी है मुंशी जी ने। जैसा ऊपर कहा गया है कि यह नाटक अंग्रेजी नाटकों के ढंग पर लिखा गया है, इसमें प्रस्तावना नहीं रखी गई है। दूसरी बात यह है कि यह दुखांत नाटक है। इंपॉर्टेंट पंक्ति है और रणधीर और प्रेम मोहिनी के संबंध में ये पंक्ति शुक्ल जी की है। भारतीय रूपक क्षेत्र में दुखांत नाटकों का चलन ना था। इसकी अधिक चर्चा का एक कारण यह भी था, उस समय दुखांत नाटकों का तो जो था बिल्कुल भी चलन नहीं था। लाला जी का संयोगिता स्वयंवर नाटक सबसे पीछे का है। यह पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता का हरण का प्रचलित संवाद लेकर लिखा गया है। तो एक तो रणधीर प्रेम मोहिनी और दूसरा संयोगिता स्वयंवर नाटक, इन दोनों को ही आप लोग याद रखेंगे। श्रीनिवास दास जी ने परीक्षा गुरु नाम का एक शिक्षाप्रद उपन्यास भी लिखा है। तो इसको शुक्ल जी ने शिक्षाप्रद उपन्यास बोला है, ये आप लोग याद रखेंगे परीक्षा गुरु को। वे खड़ी बोली के बोलचाल के शब्द और मुहावरे अच्छे लाते थे। उपयुक्त चारों लेखकों में प्रतिभाशालियों का मनमौजीपन था, पर लाला श्रीनिवास दास व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे। अतः उनकी भाषा संयत और साफ सुथरी तथा रचना बहुत सोद्देश्य होती थी। यहाँ पर परीक्षा गुरु उपन्यास के कुछ अंश जो है वो दिए जा रहे हैं। मुझे आपकी यह बात बिल्कुल अनोखी मालूम होती है। भला परोपकार आदि शुभ कामों का परिणाम कैसे बुरा हो सकता है। पंडित पुरुषोत्तम दास ने कहा, जैसे अन्न प्राणाधार है परंतु अति भोजन से रोग उत्पन्न होता है। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, देखिए परोपकार की इच्छा अत्यंत उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर वह फिजूल खर्ची समझी जाएगी और अपने कुटुंब परिवार आदि का सुख नष्ट हो जाएगा। जो आलसी अथवा अधर्मियों की सहायता की तो उसे संसार में आलस्य और पाप की वृद्धि होगी। इसी तरह कुपात्र में भक्ति होने से लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएगा। तो ये तो है ये भाषा परीक्षा गुरु की, यहाँ पर इसका उदाहरण जो है वो दिया है शुक्ल जी ने कि किस तरीके की भाषा उन्होंने परीक्षा गुरु में रखी है। ऊपर के उदाहरण में अंग्रेजी उपन्यासों के ढंग पर भाषा के बीच में या अंत में अमुक ने कहा अमुक कहने लगे ध्यान देने योग्य है। खैरियत हुई कि इस प्रथा का अनुसरण हिंदी के उपन्यासों में नहीं हुआ। तो आप लोग इसको देखेंगे कि परीक्षा गुरु उपन्यास को शुक्ल जी ने शिक्षाप्रद उपन्यास कहा है, अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा है। तो ये दोनों चीजें आप लोग याद रखेंगे, ये पेपर में पूछी जाती हैं। तो शिक्षाप्रद उपन्यास और अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास। तो आज हम लोग ये केवल 5 ही लेखकों को देखेंगे, बाकी के जो लेखक हैं उनको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। तो आप लोग इसके प्रकरण 1 को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पढ़ लेंगे, उसके बाद में आप लोगों को ये ज्यादा समझ में आएगा। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब